डाल दिया उसको वहाँ से हटा दिया, हटा। सर थोड़ी स्माइल तो करो। अस्माकं नाटकं जावात्सत्यकां छान्दोग्योपनिषदि आधारितमस्ति। साहित्य-संगीत-कलाविधिना साक्षात् पशुपुच्छविषाणहि तृणं न खादन् अपि जीवमानं तद्भागधेयं परमं पशूनां वेदों में ऐसा वर्णित है कि माता सरस्वती के एक वक्षस्थल से साहित्य की धारा बहती है तो दूसरे से संगीत की। गायन वादन एवं नृत्य इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। तो वही साहित्य मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप होता है जो उनके भावों की समालोचना कर उसे प्रकट कर सकता है। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। हमारा साहित्य भी भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। जहाँ प्रातःकाल उद्योन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख, जलभार नत श्यामला मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख, पुलकित गात्र कानन स्थित विहग पूजन के समान कलकल रव से प्रकृति की प्रभात सरस्वती की स्तुति करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो इसी संस्कृति का निर्वहन करते हुए प्रस्तुत है भारतीय वंदना, जो हमारे नाटक की नांदी है। तो आनंद लीजिए हमारे नाटक के मंगलाचरण का। वेद्यां रूपे विशालाक्षी वेद्यां देहि नमोस्तुते वेद्यां देहि नमोस्तुते वेद्यां देहि नमोस्तुते।
आधारित है। संपूर्ण नाटक की कथा वस्तु जवालातन सत्यकाम के जीवनी पर आधारित है। नाटक हमारे आज के पितृ प्रधान समाज पर कुठाराघात करता है एवं समाज के उस पक्ष को उजागर करता है जो स्त्रियों को मात्र एक वस्तु का स्थान देता है, परंतु नारी वस्तु नहीं। वह बाल्यकाल में लड़खड़ा, आखिर कहा भी तो गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वस्तुतः स्त्री और पुरुष समाज के संबंध के दो चक्र हैं और उस रथ के हर्ष की कल्पना हम भली भांति कर सकते हैं जिसका एक चक्र दूसरे से अधिक है। स्त्रियों की दशा पूर्व की अपेक्षा श्रेष्ठ है और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे कवि जी। तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, अर्थात स्त्रियों की तुलना पशु से की गई। पर समय का एक नया अध्याय शुरू हुआ और यशोधरा में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, अभी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद्दल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर संकल्प। और अगर वर्तमान समाज पर नजर डाली जाए तो आज नारी को शक्ति स्वरूप सिद्ध किया जाता है। समाज काफी आगे बढ़ चुका है पर सफर अभी बाकी है। खैर, अब इस विमर्श के इन पहलुओं से परे चलकर आनंद लेते हैं हमारे नाटक के प्रथम दृश्य का, जो जवालातन सत्यकाम के विद्यालय गमन एवं मातृयोग को परिचित करती है। तो अब यवनिका खुलती है और प्रस्तुत होता है हमारे नाटक का प्रथम दृश्य। गृह संध्या वंदन वेला तु नाति दूरम वर्तते गच्छ। सत्यकाम त्वं किं चिन्तयसि? त्वामुखं म्लानं कथं? सखे, अहं तु मातुवचनं स्मरामि। तया अहं गुरोः आश्रमं गत्वा पठनाय आदिष्टः, परमहं न गतः। सखे, किं कष्टं? कथं न गतोऽसि? का ते व्यथा? मम वस्त्राणि जीर्णानि सन्ति। मम पार्श्वे दक्षिणां दातुं किञ्चिदपि न वर्तते। दक्षिणा विना विद्या लभ्यते किम्? मुहुर्मुहुः इति विचारे व्यथाम् अनुभवामि। किं चलति अत्र? गृहान् कथा तु साधु। सत्यकामः, त्वमपि अत्र तिष्ठसि। मम कः आदेशः? त्वया गुरुगृहं कथं न गतं? ते मुखं न दृश्यते। का चिन्ता? कथं व्यथितोऽसि? मातः, आत्मानं भीतम् अनुभवामि। मम पार्श्वे दातुं किमपि नास्ति। वस्त्राणि अपि जीर्णानि, अतः अहं न गतवान्। पुत्र, भयं न करो। त्वं तु व्यथिने चिन्तितोऽसि। महिषी गौतमः तु अतिदयालुः। सः न्यायवेदः अस्ति, अपि च समदर्शी। मातः, परं दक्षिणा वस्त्राणि। वत्स, गुरु जानासि, ऋषिभिः प्रोक्तं श्रद्धया लभ्यते विद्या, न तु वस्त्रे न काञ्चन। मातः, इदं मया यत् श्राद्धाय तु यज्ञ एव। यदि दानाय धनं नास्ति तर्हि यज्ञः वृथा भवति। मातः, श्रुतं मया यत् महीनेन शिष्येन स किं पापम् आचरति? स्वस्य कृते आचार्यस्य कृते अन्नस्य याचनं पापं न भवति। इदं तु अन्वद्यकर्म भवति। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि एव सेवितव्यानि। श्रुतं वा न? श्रुतं, सम्यक् श्रुतं, परं किं गुरुगृहं विना विद्या न भवति? कथं न भवति? मम मतेन गृह आवश्यकता नास्ति। स्वयंप्रभ, तर्हि कथं त्वं गुरोक्रीते सज्जोऽसि? एतानि उपचारद्रव्याणि कथं सञ्चयसि? गुरुं विना कदापि ज्ञानं न लभ्यते। यथा जलसेचनं विना पादपाः न भवन्ति।
क्वचित् आत्मतत्त्व प्रकाशाय गुरुरेवास्ति इत्यलम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः विलक्षण जगत गुरु में न जाना वानु का भी सेतु निर्माण हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रेरकाश गुरु महिमा करुणोत्तर कहती संदेहम निवासनं किं तत्र अन्येऽपि शिष्याः भविष्यन्ति केचन निर्धना केचन तु लक्ष्मीपुत्राः विवर्तिष्यन्ते सत्यमेव परम गुरुकुले विद्याग्रहणे धनं बाधितं न भवति कुलपतिः सर्वान् शिष्यान् समानरूपेण परिपालयति पाठयति च मातः सत्यक्रमस्य वस्त्राणि दृष्ट्वा धनवन्तः शिष्या उपहासं करिष्यन्ति वा न? तर्हि गुरुः तेभ्यः ताडनमपि दास्यति। गुरुभिः ताडनं न दीयते दीयते किं न दीयते अपि ज्ञानं दीयते। वितम्बरः सत्यं वदति नचिकेता यमराजं गुरुं मत्वा तस्य गृहं गतः आसीत् स च तत् वरत्रयं लब्धवान् आत्मज्ञानी अभवत् धन्येषु त्रिजनस्य अवसरं मिलिष्यति पुत्रं न तु तत्र कश्चित् विभसति न तु विशिष्य असर्वञ्चितः भवति गुरुणः संशिष्या अपि स्त्रीदान दक्षा भवन्ति मातः तत्र गुरुमाता अपि वसति गुरुपुत्राः अपि वसन्ति एव आश्रम संस्कृति एवानिमण्डलस्य निर्मिता संगच्छध्वं संवदध्वं समोमनांसि जानता इति मन्त्रस्य उपासकाः ते सहैव वसन्ति अदन्ति क्रीडन्ति विहरन्ति च एहि स्वतन्त्रः एहि स्वयंप्रभः एहि ऋतम्बरः शैशवमित्राणि साम्प्रतं विरहवेदनया पीडितो अहं कियत् दुःखं जायते मित्राणि त्यक्त्वा जननीं विहाय गृहं परित्याज्य इतः व्रजामि धनैर्विहीनः च कुलेन हीनः सत्याय ज्ञानाय कुलं जयामि सत्याय ज्ञानाय कुलं जयामि मित्र ज्ञानं विना न मुक्ति धर्मेण अर्थ अर्थेन कामः कामात् परं मोक्षः विजन्मवति यः मातृभक्तः प्रजहाति सर्वं ईशं विहाय धर्मानुगहयः सत्याचरणया लभते सुज्ञानं स एव मर्त्यः भवति अमर्त्यः इदं बालमित्राणि परस्परं संलापं तावत् सत्यकामान् पाठ्यादिवस्तूनां प्रबन्धं करोमि मातः त्वं कियती वर्षना असि कियती मुग्धा असि तेनैव अहमपि कथा मम कृते किं किं पाठ्यमस्ति श्वेता
किं किं पातेय तर्हि अवश्यमेव गुरुगृहं गत्वा वेदाध्ययनं करिष्यामि। गुरोः सेवां सपर्यां च आचरामि। मित्रैः सह भेदभाव है, रक्त रंजित पाँव है। जन्म से किसी के सर वंश की छाँव है, किसी के पास छल कपट तो किसी के पास रूप का वरदान है। ये सोच के मत बैठ जा, ये सोच के मत बैठ जा कि यही विधि का विधान है। बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है। बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है कि मान अभिशेष है कि प्राण अभिशेष है। उठा ले ज्ञान का धनुष, उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण और कुछ मांग मत भगवान से। उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण और कुछ मांग मत भगवान से। ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे ये लिख दे गुलाल से। काल के कपाल पे ये लिख दे गुलाल से कि रोक सकता है तो कोई रोक के दिखा मुझे, रोक सकता है तो कोई रोक के दिखा मुझे। हक छीनता आया तो अब छीन के दिखा मुझे। ज्ञान के इस मंच पर सब एक समान है, ज्ञान के इस मंच पे सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुछ क्षेत्र में ना रूप काम आती है, ना जाति काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, आपका अधिकार दिलाता है। इस सत्य का जाति कुल वंश के धन से विचुप होता है, फिर भी माता के बोधन एवं वात्सल्य से प्रभावित होता है और अपने हृदय में उपरवर्ती तमाम भावनाओं तमाम शंकाओं के बावजूद भी गुरु उपासना निष्ठा भक्ति श्रद्धा जैसे पाठ्य का भान तक नहीं। फिर भी विद्यार्जन के लिए तो मनुष्य की एकमात्र संगीनी होती है। अब आप दूसरे दृश्य में देखेंगे कि किस प्रकार वह गुरुवर के प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर दे सकते हैं, किस प्रकार वह समाज के सबसे क्रूर पक्ष का मुकाबला कर। प्रस्तुत है हमारे नाटक का दूसरा एवं अंतिम दृश्य। तो आनंद लीजिए हमारे नाटक के अंतिम दृश्य का।
इससे पहले कि दूसरा दृश्य प्रारंभ हो, मैं आप समस्त दर्शकों का ईश्वर महिमा है जो अपने साथ साथ मानसिक प्रकृति के परिवर्तन पर भी बहुत कुछ असर पैदा करता है। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझे गुण हो गए और उनकी कविताओं का मुख्य लक्ष्य यही था कि जहाँ तक हो सके अपना मान गौरव न जाने पाए। महाभारत के उपरांत हमारा देश भारत कुछ और ही हो, जो वेदों और ब्राह्मणों के कड़े विरोधी। वेदों की भाषा संस्कृत थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत को बिगाड़ कर प्राकृतिक भाषा जारी की। तब से संस्कृत बोलचाल की भाषा न है। फिर भी संस्कृत में एक से एक बढ़ चढ़कर अनेक विषयों के ग्रंथ बनते रहे। कालिदास इनकी मिसाल है, जिनकी हर एक उपमा पर यह दिखलाई देता है कि संस्कृत साहित्य भारतीय जन समूह के हृदय का विकास है, भारतीय संस्कृति की नींव है। तो अब ऐसा स्कूल शायद ही कहीं है इस दुनिया में। Netherhart has been glorious, it is glorious, and it will always remain glorious because the kind of philosophy it has, the kind of atmosphere it has, it's unmatched, truly unmatched all across the globe. I spent 6 of my best years of my life in Netherhart. इन रास्तों पर चलकर सफलता पाने वाला ना तो ये इकलौता चेहरा है और ना ही सफलता की यह इकलौती कहानी ही है। ऐसी हजारों कहानियों को जन्म दिया है शिक्षा के क्षेत्र में हुए एक अनूठे प्रयोग नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने। बिहार विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्तावक थे तत्कालीन एमएलए सरजू प्रसाद सिन्हा और प्रस्ताव था एक पब्लिक स्कूल की स्थापना का। एक ऐसा पब्लिक स्कूल जिसमें शिक्षा की आधुनिकतम सुविधाएं मौजूद हों। एक ऐसा पब्लिक स्कूल जो तत्कालीन बेहतरीन स्कूलों से किसी भी मामले में कम ना हो। एक ऐसा पब्लिक स्कूल जहां सक्षम और आदर्श नागरिक तैयार किए जा सके। साथ ही एक ऐसा पब्लिक स्कूल जिसमें किसी मजदूर के प्रतिभाशाली बेटे को भी नामांकन मिल सके। मतलब ये कि प्रवेश का आधार प्रतिभा हो, केवल प्रतिभा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और तत्कालीन शिक्षा मंत्री बद्रीनाथ वर्मा के पुरजोर समर्थन के कारण यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा। स्कूल की स्थापना के लिए योजनाएं बनाने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले आई काज़मी योजना, लेकिन अली अकबर काज़मी की स्कीम काफी खर्चीली थी। फिर यह जिम्मेदारी मिस्टर F.G. पियर्स को सौंपी गई। ऋषि वैली स्कूल के प्रिंसिपल, सिंधिया स्कूल ग्वालियर के पूर्व प्रधानाचार्य एवं इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सदस्य पियर्स एक विख्यात शिक्षाविद थे। बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री ललन प्रसाद सिंह एवं शिक्षा सचिव श्री जगदीश चंद्र माथुर के सक्रिय सहयोग से मिस्टर पियर्स ने इस पब्लिक स्कूल की परियोजना को अंतिम रूप दिया।
रांची से 156 किलोमीटर दूर क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग शुरू हुआ। कमान थी पहले प्राचार्य चार्ल्स जेम्स नेपियर के अनुभवी एवं सक्षम हाथों में और उनके साथ थी विद्वान एवं उत्साहित शिक्षकों की एक समर्पित टीम। उद्देश्य स्पष्ट थे कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे जिस भी क्षेत्र में जाएं, केवल प्रशासनिक नहीं, उस क्षेत्र में वे अग्रणी रहें और साथ ही ऐसे चरित्रवान हों कि विषम परिस्थितियों में भी वे अपने पैरों पर खड़े होकर के समाज से ज़रूरत पड़े तो चुनौती ले सकें और उसको चुनौती दे सकें। इस प्रयोग ने स्कूली शिक्षा में कई कीर्तिमान स्थापित किए। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा की संकल्पना, प्राचीन भारत की शैक्षणिक परंपराएं और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, इन तीनों का अद्भुत मिश्रण तैयार हुआ। एक स्कूल के रूप में नेतरहाट कई मायनों में अनूठा है। यह स्कूल प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा पर आधारित है। छात्रावासों को आश्रम कहा जाता है। आश्रमों की बनावट परंपरागत भारतीय घरों जैसी होती है। हर आश्रम का मुखिया एक शिक्षक होता है जो आश्रमाध्यक्ष कहलाता है। वह अपने परिवार सहित उसी आश्रम के एक हिस्से में निवास करता है। एक आश्रम में 15 से 20 छात्रों का समूह अपने आश्रमाध्यक्ष के साथ पारिवारिक वातावरण में रहता है। आश्रमाध्यक्ष की पत्नी को माताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। माताजी की भूमिका इस परिवार में वही होती है जो किसी भी भारतीय परिवार में मां की होती है। सब बड़े अपने लगते थे। कोई मतलब ये नहीं था कि ये फॉर्मल रिलेशन नहीं था, बहुत अपनापन था। और जैसे अपने बच्चों को डांटते थे वैसे उन बच्चों को भी डांटने का हक समझते थे, हक रखते थे। और कभी अगर अपने बच्चों को कोई त्योहार हो या कुछ हो तो हमेशा लगता था हम सब बच्चे एक साथ हैं। कभी ये नहीं किया कि हम अपने अलग अपने घर का त्योहार हम अपने ही मना लें। सब पूरे सब बच्चे होते थे तभी हर त्योहार बनता था। अक्सर हम लोगों को भूख लग जाती थी तो हम लोग करते थे करें क्या, तो चले जाते थे जैसे माँ के पास हल जाता है आदमी, वहाँ चले जाते थे, माता जी मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो वो ले जाते थे स्टोर रूम में जहाँ वो सामान रखता था। तो आप किसी को बताइएगा मत। ब्रेड का हम लोग ले लेते थे और चीनी, अब फिर चले जाते थे, आप छुप करके उधर चाय कर खाई। तो ये जो आत्मीयता थी, कई बार हम लोगों का सब बच्चे ऐसे ही करते थे ग्रुप में, तो उनको सबको यही कहा जाता था कि ऑफिशियली तो दे नहीं सकती थी। तो ये जो एक प्रेम था वात्सल्य, एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों को मिली। इस विद्यालय ने शिक्षक छात्र संबंधों की आदर्श परंपरागत भारतीय अवधारणा को फिर से जीवित किया है। शिक्षक एवं छात्रों का ऐसा घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध वर्तमान में एक अनूठी एवं दुर्लभ बात है। पूरे स्कूल में ऐसे 21 आश्रम हैं जो 7 सेटों में बटे हैं। हर एक सेट का अपना रसोई घर है। ये सारी संरचनाएं कुछ खास उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। जो आश्रम की संरचना है वो एक मोटिव के साथ बनाई गई है, वो भारतीय घरों जैसी है। वो उसमें एक आत्मीयता की भावना है। छोटे छोटे बने हुए हैं ताकि कम बच्चे एक शिक्षक आश्रमाध्यक्ष के साथ रह सकें, ताकि वो शिक्षक उनको अच्छे तरीके से 24 घंटे उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। आश्रम के सभी छात्र आश्रम के सभी कार्य मिल बांट कर करते हैं। केवल खाना बनाने के लिए कर्मचारी नियुक्त हैं। काम के बंटवारे का एक निश्चित तरीका है।
ये चक्र प्रतिदिन घूमता है और प्रत्येक छात्र को अगले दिन नया काम मिलता है। आश्रम का जीवन सादगी और श्रम से युक्त है, जो गौरवशाली प्राचीन भारतीय परंपरा पर आधारित है। ये परंपरा जाति, धर्म और आर्थिक भेदभाव को समाप्त करती है। कक्षा 6 से 12वीं तक के लड़कों के इस आवासीय विद्यालय में चयन का आधार केवल प्रतिभा है। सर्वोत्तम प्रतिभाओं का चयन एवं उनका सर्वांगीण विकास ही संस्थान का उद्देश्य है। अपनी प्रतिभा के बल पर गरीब से गरीब छात्र भी यहां प्रवेश पा सकते हैं। स्कूल की फीस अभिभावकों की आमदनी पर आधारित है। निर्धन छात्रों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क है, लेकिन चयन की प्रक्रिया काफी कठिन है। छात्रों को परीक्षाओं के कई दौर से गुजरना पड़ता है। समूचे राज्य से केवल 100 छात्रों का चुनाव किया जाता है। इस स्कूल में जाने के पहले कंपटीशन होता था और अच्छा खासा टफ कंपटीशन होता था। नेतरहाट में किसी बच्चे का अगर सिलेक्शन होता था तो वो एक मतलब पूरे इलाके में ये खबर होती थी, उसको एक खास निगाह से देखा जाता था। नेतरहाट विद्यालय के संस्थापकों और योजनाकारों का उद्देश्य इसे प्रतिभाओं के सर्वांगीण विकास के अद्वितीय केंद्र के रूप में विकसित करना था। प्रतिभाशाली छात्रों के साथ ही इसके लिए जरूरी है असाधारण शिक्षकों की समर्पित टीम। पूरे देश से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। शिक्षकों का वेतनमान विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी ऊंचा है। नतीजतन कई शिक्षक विख्यात विश्वविद्यालयों की नौकरियां ठुकराकर यहां पहुंचते रहे हैं। लेकिन यह कहना गलत होगा कि यहां के शिक्षक केवल ऊंचे वेतनमान से आकर्षित होकर ही यहां आते हैं। घर और समाज से दूर निर्जन वन में जीवन यापन आसान नहीं होता। जिम्मेदारी भी 24 घंटों की है। इन सभी शिक्षकों में इस अनूठे प्रयोग का हिस्सा बनने की एक ललक है, जो उन्हें समाज से पूरी तरह कटे इस स्थान पर भी खींच लाती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे खूबसूरत जगह नेतरहाट में स्थित यह स्कूल प्रकृति के चरम सौंदर्य को समेटे हुए है। लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर घने जंगलों के बीच स्थित ये विद्यालय वन में साधना कर रहे एकाकी साधक की छवि पेश करता है। कृत्रिमता और बनावटीपन के भंवर जाल में फंसी मानव सभ्यता की नई पीढ़ियों की प्रकृति से ऐसी घनिष्ठ निकटता भविष्य के लिए शुभ संकेत है। प्रकृति और छात्रों के बीच का यह संबंध ज्ञान के नए दरवाजे भी खोलता है। It seemed like the whole interaction, it actually was in the lap of nature. We interacted with surroundings so closely and it touched our souls. विद्यालय में शिक्षा के आधुनिकतम संसाधनों की पूरी व्यवस्था है। किसी भी कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या 25 है। पाठ्यक्रम में वुडवर्क, मेटल वर्क और कृषि का समावेश छात्रों को आत्मनिर्भरता का सबक देता है। छात्र लकड़ी, लोहे और टिन के उपयोग में आने वाले कई छोटे छोटे सामान खुद बनाते हैं। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य पाने के लिए संगीत, खेल, नाटक, काव्य पाठ सहित अन्य गतिविधियों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एवं एथलेटिक्स यहां की नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। शिक्षा की भाषा को लेकर भी विद्यालय ने कई भ्रम तोड़े हैं। यहां शिक्षा का माध्यम हिंदी है, लेकिन एक भाषा के रूप में अंग्रेजी की पढ़ाई पर भी पूरा जोर है। अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम स्कूल की परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। वर्ष 1970 में देश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री VKRV राव के ये शब्द स्कूल की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की पुष्टि करते हैं।
लेकिन बदलते समय का असर यहाँ भी दिख रहा है। First of all, from the side of students, I would like to thank our senior and his family who came. अंग्रेजी माध्यम की बहस और पहल शुरू हो चुकी है। बिना अंग्रेजी मीडियम किए विद्यालय विकास नहीं कर सकता है, अपनी पुरानी गरिमा को स्थापित नहीं कर सकता है। आज के युग में इंग्लिश की बहुत आवश्यकता है फ्यूचर में। अगर आज की दुनिया में देखें तो अधिकतर इंग्लिश ही आवश्यक है। जहाँ तक मीडियम है हिंदी और इंग्लिश, इसमें थोड़ी बहस है अभी, क्योंकि लोगों का ये कठिनाई बाद में लोगों को होती है कि हिंदी से जब इंग्लिश में स्विच करना पड़ता है हायर एजुकेशन में, आज इंडिया में हायर एजुकेशन इंग्लिश में है, तो स्विच जब करना पड़ता है तो लोगों को कठिनाई होती है। अब बारी आती है इस प्रयोग के मूल्यांकन की। शैक्षणिक उपलब्धियों के क्षेत्र में इस स्कूल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। इस विद्यालय ने देश को हजारों सक्षम प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, सैन्य अधिकारी और पत्रकार दिए। करियर का कोई भी ऐसा क्षेत्र शायद ही बचा हो जहां इस स्कूल के छात्रों ने अपनी धाक ना जमाई हो। आज नेतरहाट स्कूल से अनेक IAS, IPS तमाम सर्विसेज में लोग गए हैं। हमारे यहाँ डायरेक्टर CBI एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं। CVC नेतरहाट के रह चुके हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे मिस्टर प्रत्युष सिन्हा, नेतरहाट स्कूल से पढ़े थे। हमारे यहाँ के एक व्यक्ति एक छात्र हैं, अभी डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, और बहुत सारे लोग विभिन्न राज्यों में IAS, IPS या फॉरेन सर्विस या और तमाम सेंट्रल सर्विसेज में हैं। अनेक प्रोफेसर्स, टीचिंग, सभी लाइंस में लोग। मूल्यांकन के अन्य आधार अभी बाकी हैं, क्योंकि नेतरहाट सिर्फ एक स्कूल ही नहीं है। यह स्कूल नहीं है, एक संस्कृति है। और यहाँ शिक्षण के अतिरिक्त जो कार्यक्रम होते हैं वो सभी जीवन के विभिन्न आयामों में उसकी सहायता होती है। At no point in time in those 6 years that one was there, and subsequently also, one looked at an individual in terms of his religion or his race or his caste or his community. Such considerations were just not there. You met another one, I rarely knew what were the caste of people who were staying with me in my hostel room, who were sharing the room with me. So it was a very, very different kind of a thing. I think this is something which is so rare these days. क्या नेतरहाट इन उद्देश्यों में सफल रहा? One of the failures of the system which we followed in Netherhat was that these 60 students which came out of the school next year, and I suppose this must have been the vision of its founding fathers, that these people would go and become change agents in the society. That did not happen. And that did not happen because this small number was completely overwhelmed by the others and their value system and the way they thought society should be run or society should actually be behaving, that completely overwhelmed this small mass. And even though I would like to believe that each one of them was a person of very strong character, so while there may be some influence, the influence was not noticeable. नेतरहाट जैसे अन्य विद्यालयों की स्थापना हमेशा से बहस का एक मुद्दा रहा है। वर्ष 1970 में देश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री VKRV राव ने देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे स्कूलों की स्थापना की वकालत की थी। नेतरहाट जैसे अन्य विद्यालयों की स्थापना को लेकर कई विचार हैं। We need to have far many more schools like this. प्रत्येक राज्य में अगर एक स्कूल को उस तर्ज पर बनाया जाए तो संभवतः ये संभव हो सकता है, लेकिन ये है कि थोड़ा कठिन काम है ये। If somebody understands the philosophy of Netherhat school and they actually are having committed staff, they can actually take it as a role model and definitely establish such kind of schools in different part of country.
सिमुलतला आवासीय विद्यालय काफी हद तक एक ऐसा ही प्रयास है। सन 2000 में बिहार विभाजित हुआ, नेतरहाट झारखंड में चला गया। इस कमी को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने नेतरहाट की तर्ज पर ही सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना की। इस नए विद्यालय की सफलता अभी भविष्य के गर्भ में है। नेतरहाट के लाइन पर लाना ही खुद में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नेतरहाट एक सेट प्रोजेक्ट था और एक सेट खुद नेतरहाट को अपने उस पोजीशन को गेन करने में चंद वर्ष लगे ही। कमियों और समस्याओं से अछूता कोई नहीं, ये विद्यालय भी इसका अपवाद नहीं है। नेतरहाट का ये पठार नक्सलवादी गतिविधियों से भी घिरा है। लातेहार और पलामू के ये इलाके वर्षों से लाल आतंक के गढ़ रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों के बीच विद्यालय की लोकप्रियता का कम होना स्वाभाविक है। बिहार से अलग होने के बाद इस विद्यालय में नामांकन के लिए आने वाले आवेदनों में भी भारी गिरावट आई है। स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां भी दिखाई पड़ रही हैं। विद्यालय के गौरवशाली अतीत की रक्षा का प्रश्न सबके सामने खड़ा है। स्कूल की ख्याति और उसके गौरव को बचाए रखने की कोशिशें जारी हैं। वर्षों बाद बड़ी संख्या में नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। भवनों के निर्माण एवं मरम्मत के कार्य भी प्रगति पर हैं। झारखंड सरकार इस संस्थान को इसके गौरवशाली रूप में बचाए रखने के लिए प्रयास कर रही है। स्कूल को हम आज के जो माहौल में कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, इसको कैसे ओल्ड ग्लोरी तक ले जाएं, तो हमने कुछ स्टेप्स लिए। जैसे झारखंड में अब हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए। एक तो पहला स्टेप ये लिया है, स्कूल को हम लोगों ने सरकारी कंट्रोल से कुछ हद तक मुक्त कर दिया है। एक ऑटोनोमस सोसाइटी बना दिया है, सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी। और सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके चेयरमैन में एक्स नेतरहाट का ही कोई स्टूडेंट हो सकता है। एक तो बेसिक चेंज यहाँ किया है। दूसरा, कोई फाइनेंसेस की कमी नहीं है। समय तेजी से बदल रहा है और इसके साथ ही बदल रही हैं मानव जीवन से जुड़ी तमाम चीजें। ऐसे में प्राचीन भारतीय परंपराओं और जीवन मूल्यों पर आधारित नेतरहाट विद्यालय कहां तक प्रासंगिक है? I think it is relevant. It doesn't necessarily mean that you stick to doing what you were doing in 50s and 60s. The way to teach self-dependence or the way to teach respect for everybody else, those strategies may differ. Those details may actually get evolved over a period of time. So today technology is a very, very strong tool in your hand. So it doesn't mean that you don't make use of the technology. The means must evolve, but the objective must by and large remain the same, and that is, if we believe in certain values in the society which are universally acceptable, then I think these boys and girls, and it should be girls as well, who should actually become the change agents in the society. Today that's the big problem. प्राचीन भारतीय परंपराओं और कभी न बदलने वाले आदर्श जीवन मूल्यों के अनुरूप प्रतिभाओं को विकसित करने में लगा ये केंद्र आज के व्यावसायिक दौर में दिल और दिमाग दोनों को सुकून पहुंचाता है। ये हम सबकी धरोहर है जिसे बचाए रखने और विकसित करने की जरूरत है, ताकि उन प्रतिभा कुसुमों को भी खिलने का अवसर मिल सके जो महलों में नहीं, खेतों और जंगलों में मिलते हैं। समता के सत्य